कहानी की शुरुआत में हमें चेस्टर्स मिल नाम का एक शहर दिखाया जाता है जो पहले तो नॉर्मल शहरों की तरह था, लेकिन अचानक से वहाँ पर अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं जो बहुत ही भयानक और डरावनी थी, जिसने पूरा का पूरा शहर नर्क से भी बदतर बना दिया। लेकिन आखिर ये चीज थी क्या? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बारबी नाम का लड़का एक इंसान को दफना रहा था। बारबी यहाँ का रहने वाला नहीं था और उसकी आंख पर लगी चोट को देखकर समझ आ रहा था कि पहले इन दोनों में काफी लड़ाई हुई होगी। फिर थोड़ी देर बाद उसको दफनाने के बाद बारबी अपनी कार से शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने शेरिफ नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसे देखने के बाद वो थोड़ा घबरा जाता है। तब उसका ध्यान ड्राइविंग से हट गया था, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच के निकल जाता है। और जैसे बारबी अपना चश्मा लगाता है तभी रोड पर उसकी गाड़ी के आगे कुछ गायें आ जाती हैं और उससे बचने के लिए बारबी एकदम से अपनी कार को फील्ड में कुदा देता है और उसकी वजह से उसकी कार खराब हो जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर जमीन अचानक से हिलने लगती है और आसमान से अचानक एक चीज आकर बारबी के सामने गिरती है। 2 मिनट के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। तभी बारबी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। फिर वो उसके पास जाकर देखता है और जब वो उसको हाथ लगा कर देखता है तब उसको पता चलता है कि एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी पावरफुल और इतनी ज्यादा शार्प थी कि उसकी वजह से कई घर भी कट चुके थे। तभी वहाँ पर जोए नाम का एक लड़का उससे आकर पूछता है और वो भी उस इनविजिबल दीवार को देखकर शॉक हो जाता है। और तभी शेरिफ और लिंडा को खबर मिलती है कि पूरे शहर की पावर कट हो गई है, जिससे इंटरनेट और वायर कॉल पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी और यहाँ तक कि सैटेलाइट भी काम नहीं कर पा रही थी। और तभी बारबी आसमान में एक प्लेन देखता है जो उस इनविजिबल वॉल से टकरा कर क्रैश हो जाता है। और ये मंजर देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे और ये बात कन्फर्म हो जाती है कि ये सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शेप डोम यानी कि एक तरह की गुंबद है जिसने आधे से ज्यादा शहर को कवर कर लिया है। और वही दूसरी साइड पर हम एक रेडियो स्टेशन पर फिल और उसके असिस्टेंट डोडी को देखते हैं जो सिग्नल को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। वो थोड़ा दोनों कंफ्यूज थे कि अचानक से सिग्नल कैसे चला गया और फिल को लगता है कि अच्छा मौका है उनकी रेडियो रेटिंग्स को हाई करने का, और इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। और वहीं पर एक फायर ट्रक रोड से होते हुए डोम की दूसरी साइड से आ रहा था और उसको देखकर बाबी उस ट्रक वाले को इशारा करता है जिसकी मदद से वो ट्रक क्रैश होने से बच जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, लेकिन इस इनविजिबल वॉल को समझना उनके बस की बात नहीं थी। और उसी समय वहाँ पर एक शहर का काउंसिल जिसका नाम बिग जिम था वो भी आता है, लेकिन वो भी ये सब देख के शौक था। इन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सभी शहर की तरफ आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि इस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर जूनियर नाम का एक लड़का एनजी नाम की एक लड़की के साथ मजे कर रहा था। एनजी प्रोफेशन से नर्स थी और जो कि इसकी बड़ी बहन भी थी। और अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद जूनियर उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन एनजी उससे कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती। और ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगती है। यहाँ पर इनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एनजी उसको थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक कार में बैठे कहीं पर जा रहे थे, जिसमें मदर कैरोलिन, एरिस और उन दोनों की बेटी नूरी थी और इस शहर से बाहर जा रहे थे। इन तीनों को इस चीज की खबर नहीं थी कि डोम ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। इधर दूसरी तरफ हम जूली नाम की एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखते हैं जिसका शहर में बहुत नाम था। तभी उसे एक औरत उसे सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत उसे बताती है कि उसने उस हफ्ते चेस्टर्स मिल शहर में प्रोपेन से भरे 6 ट्रक को जाते देखा है और उसके मुताबिक इतनी सारी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर के अंदर आना किसी खतरे का संकेत हो सकता है। और जूली उसको वादा करती है कि मैं इसके बारे में उससे पता करके रहूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वहीं बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन जो एरिस और नोरी के साथ शहर में आ रही थी, ये दोनों भी अनाउंसमेंट सुन लेती है, पर उन्हें लगता है किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए वो इस चीज पर ध्यान नहीं देती और शहर से बाहर चलने लगती है। लेकिन तभी उनके सामने एक ट्रक उस वॉल से टकरा जाता है जिसकी मदद से तीनों बच जाती हैं और उसे देखकर वो तुरंत अपनी कार के ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर नोरी को दौरे पड़ने लगते हैं और वो सड़क पर बेहोश होकर गिर जाती है। और बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रही थी। अब यहाँ से जल्दी से नोरी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से लोगों से खचाखच भरा पड़ा था। इस हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था जो उससे वहाँ पर मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। और वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम नहीं करता था और वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलता आ रहा था। वहाँ पर उसके हस्बैंड की पोल खुल जाती है। फिर हॉस्पिटल के बाहर हम बारबी और जूलिया को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और दोनों को साथ देकर जूनियर जलने लगता है। और वहीं टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों ने पूरी तरीके से सील कर दिया था और रिसर्च करने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट को भी इस मुसीबत का कारण पता नहीं चलता। और यहाँ पर हमको उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उनको डोम के बारे में पहले से पता था, लेकिन वो उस पर खुल के बात नहीं कर रहे थे। तभी बारबी को उस टाउन में एक दिन के लिए रुकना था, लेकिन उसके पास रात गुजारने के लिए कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो अपनी कार में रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे एनजी से दूर रहने के लिए कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है
और बारबी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। और इसी बीच वहाँ पर जूली आ जाती है और उसको कुछ भी ना पता चले इसलिए वो झगड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शहर के हालातों से लापरवाह होकर कुछ टीनेजर ब्रिज पर पार्टी कर रहे थे और इनमें जॉय भी शामिल था। तभी जॉय वहाँ पर एक लड़के से हालात के बारे में बात करने लगता है और वो भी पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है जैसे कि पहले नोरी ने बोला था। और वहीं जॉय की बहन अंजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फार्म हाउस ले आता है और यहाँ पर वो उसको बताता है कि मुझे पता है शहर को कवर करने वाली उस चीज़ के बारे में। और यहाँ पर उस लड़की को ये पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। और जूनियर एनजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर हमेशा परेशान रहते थे और इसलिए उन्होंने शेल्टर बनाया था। और वहीं दूसरी साइड जूलिया बारबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी अचानक बारबी की नजर उसके हस्बैंड के फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ सभी गाड़ियों पर नजर रख रहे थे कि कोई भी गलती से इस डोम से ना टकरा जाए। तभी अचानक शेरिफ को अटैक आ जाता है और जमीन पर गिरते ही वो मर जाता है। अब यहाँ से हमें सीन फ्लैशबैक करके दिखाया जाता है जहाँ पर बारबी टाउन में जूलिया का हस्बैंड जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था। वो उससे कुछ पेमेंट की बात कर रहा था लेकिन डॉक्टर उसे गन दिखाता है और पेमेंट देने से मना कर देता है और उसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और गलती से बारबी उसे गोली मार देता है। बारबी जानता था कि भले उसने उसे गलती से मारा है लेकिन उसे इसकी सजा मिलेगी और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। फिर इस सपना देखने के बाद बारबी उठ के देखता है कि उसके गले की चैन गायब है और तब वो जूलिया से इसके बारे में पूछता है और जूलिया से कहती है कि वो उसकी चैन को ढूंढकर उसे दे देगी। और तभी बारबी को याद आता है कि वो चैन उस कैबिन में ही गिर गया था जहाँ पर उसने उस डॉक्टर को दफनाया था। उधर जॉय अपने फ्रेंड बैन के साथ था जिसने पिछली रात सीजर के वक्त उसकी मदद की थी। और बैन जॉय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है जो उसने रात को फिट्स के टाइम कहा था लेकिन जॉय को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर रेडियो स्टेशन में डोडी अपने एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर लोगों से बात करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो सोल्जर्स को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी लेकिन वो उनसे कुछ नहीं बोलती। वहाँ पर सोल्जर भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल वॉल क्या है। और दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तभी लिंडा वहाँ पर आकर उसे शेरिफ के मरने की खबर सुनाती है। और तभी तुरंत वो लोग बंकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं। उसका नाम लेस्टर था। उधर एनजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होती। तभी जॉय वहाँ पर आता है और उसके पैर को एक मोटी चेन से बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है जो कि शेरिफ का ही दोस्त था। शेरिफ की मौत से वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। तब बिग जिम पिछले महीने इंपोर्ट होने वाले प्रोपेन के बारे में उससे बात करता है क्योंकि प्रोपेन के आने में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने लोगों से ये बात छुपाई थी। और शेरिफ की मौत से कंफर्म हो गया था कि वो उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी। और उसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आती है। तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। तभी वो लिंडा से कहता है कि वो वहाँ पर शेरिफ के वसीयत के पेपर ढूंढ रहा है लेकिन असल में वो वहाँ पर प्रोपेन से जुड़ी हुई जानकारी लेने आया था जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकती थी। वो तुरंत उसे बाहर आकर बताता है कि मुझे लगता है कि वो पेपर्स शेरिफ के घर में होंगे और उन्हें लाने के लिए वो लेस्टर को शेरिफ के घर भेजता है। तभी उसी बीच जूलिया जल्दी से डोडी के पास रेडियो स्टेशन जाती है। तभी वो वहाँ पर देखती है कि वो रेडियो डिवाइस की मदद से डोम के बाहर खड़े हुए सोल्जर से बात कर सकती है और उनकी बात सुनकर उसको पता चलता है कि वो लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद जूलिया पूरे टाउन में डोम वाली खबर को फैला देती है और इससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। वहीं जॉय और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। तभी साइंटिस्ट ही देखते हैं कि डोम के ऊपर पानी का क्या असर होता है पर उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था और इससे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। और वहीं पर जॉय ये ऑब्जर्व करता है कि ये डोम एक छलनी की तरह है और तभी वो बैन को बताता है कि इस डोम में से बिल्कुल थोड़ा सा पानी आर पार जा सकता है। दूसरी ओर बारबी अपनी चैन ढूंढने के लिए जूलिया और डॉक्टर के घर में जाता है। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद वहाँ पर उसे अपनी चैन मिल जाती है और तभी जूनियर वहाँ पर उसे आकर देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम एनजी के साथ सोए थे और बारबी को लगता है कि शायद उसने उसे चैन ढूंढते हुए देख लिया है और इसलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। और दूसरी तरफ लेस्टर शेरिफ के घर पहुंचकर प्रोपेन से जुड़े हुए पेपर्स को ढूंढने लगता है और थोड़ा ढूंढने के बाद वो पेपर्स उसे उसके ड्रॉर में मिल जाते हैं। फिर उन्हें वो जला देता है और पेपर की आग कर्टन पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसके घर जलने लगता है। धीरे धीरे आग की लपटें पूरे घर में फैल जाती हैं और पूरा घर जलने लगता है। आग को देखकर जल्दी घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था और अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता जिसकी वजह से लोगों की जानें भी जा सकती थी और इसलिए सब लोग कुएं से पानी लेकर आग बुझाने में लग जाते हैं। बारबी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो अंदर जाकर उसे घसीट कर बाहर निकाल आती है और इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। आग बहुत ज्यादा लगे होने के कारण लोगों को कई घंटे हो जाते हैं लेकिन वो आग को बुझा नहीं पाते, उल्टा आग और ज्यादा भड़क जाती है और आखिरी में जिम लोडर लेके आता है, घर को गिरा देता है और तब जाकर आग शांत होती है और उसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। और तभी पॉल नाम का एक पुलिस वाला
परेशान होकर कहता है हम सब लोग कभी भी इस डोम से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि ये डोम धुएं को बाहर नहीं निकलने दे रहा। और वो कहता है कि हम सभी इस डोम के अंदर मरने वाले हैं। और इतना कहता हुआ वो हवा में गोली चला देता है जो डोम से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर ले जाता है और अंधेरा होने पर जॉय और उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं। तब वहाँ पर नोरी जॉय के पास आकर उससे बोलते कि उसे अपने फ़ोन चार्ज करना है। तब जॉय उसे अपने घर पे लेकर आता है क्योंकि उसके घर में जनरेटर था जो कि इस टाउन के गिने चुने घरों में था। और उधर लिंडा पॉल को जेल लेकर आती है। तभी वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। तभी जिम वहाँ पर उनको बोलता है कि जरूरत पड़ने पर उन सबकी मदद की जाएगी। और ये सुनने के बाद लोग शांत हो जाते हैं और लॉकर में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है। और तभी लिंडा उसकी मदद करने के लिए अंदर दौड़ कर जाती है और तभी पॉल उसे पीट कर नीचे गिरा देता है और उसकी बंदूक छीन लेता है क्योंकि वो सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर पॉल लिंडा को लॉकअप में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर फिर से एनजी के पास जाता है और अब एनजी समझ चुकी थी कि अगर उसे इस बंकर से बाहर निकलना है तो उसे जूनियर को अपने झूठे जाल में फंसाना पड़ेगा। और तभी वो उससे बचपन की बात करना शुरू करती है जब वो दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे। और तब वो जूनियर को बताती है कि हो सकता है डोम का असर टनल पर ना हुआ हो और उसकी मदद से वो लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर एनजी सोचती है कि वो उसके प्यार के जाल में फंस चुका है और अब शायद वो उसे छोड़ दे। और जूनियर अकेला ही उस टनल में जाने का प्लान बनाता है। और वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो वो पॉल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद देखता है। फिर वो उसे बाहर निकालता है। तब लिंडा उसे बताती है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। तभी लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था। और वहीं जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। और उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलिन को नोरी की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो पिछली रात अपनी दोनों मदर को बिना बताए जॉय के घर रुक गई थी। और वहीं जिम लोगों से पॉल को तलाश करने के लिए अपनी टीम के साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। वो बारबी से भी अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके बाद वो जंगल में जाने लगते हैं और रास्ते में बारबी अपनी खूबियां दिखाते हुए उन्हें कहता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। और वहीं दूसरी ओर जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है। वो उसे रोककर पूछती है कि वो बैग पैक करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो बहुत जल्दी में था। वो उसे बोलता है कि मैं पास में अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। और उससे जूलिया का शक उसके ऊपर और भी बढ़ जाता है। फिर वो उसका पीछा करती हुई टनल तक पहुंच जाती है। उधर जॉय के घर पर जॉय और नोरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था इसलिए वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जबकि नोरी कॉन्फिडेंट थी और अच्छी तरह से उससे बात कर रही थी। तभी बैन और दो लड़कियों को साथ लेकर उसके घर आ जाता है जिन्हें फोन चार्ज करना था। जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए बैन को जनरेटर यूज करना था। और तभी जॉय बैन को इजाजत दे देता है क्योंकि इस टाउन में जनरेटर बहुत काम की चीज थी और उसे इस तरह का मिसयूज करना सही नहीं लग रहा था। उधर हम जंगल में देखते हैं कि उनकी टीम पॉल को ढूंढ लेती है। दूसरा लड़का भी उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है जबकि जिम और बारबी पॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि डोम ने टनल को भी कवर किया हुआ है। वो दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहां पर आकर उसे वॉर्न करती है और वहां पर उसे देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। और गुस्सा उतारने के लिए जूनियर पागलों की तरह उस वॉल पर मुक्के मारने लगता है और जूलिया ऐसा करने से उसे रोकती है। फिर दोनों बैठकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी उसको बताती है कि अपनी पास्ट में की गई गलती की वजह से वो जर्नलिस्ट की इस बेकार सी जॉब में फंस गई है। उधर जॉय का घर लोगों से भर जाता है जो अपनी जरूरतों के लिए उसके जनरेटर को यूज करने आए थे। तभी वहाँ पर एक बदमाश लड़का जनरेटर यूज करने के लिए लोगों से पैसे वसूलने लगता है जो कि जनरेटर उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। और ये देखकर नोरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है और अब यहाँ पर बात बिगड़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता तभी लाइट चली जाती है और नोरी इस बात से बहुत खुश होती है कि जॉय ने उस बहस में उसका साथ दिया। और वहीं जंगल में बारबी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं और पॉल ने उन दोनों को गन पॉइंट पर ले रखा था। पॉल उन दोनों को मारने वाला था तभी लिंडा पीछे से आकर उसे शूट कर देती है। दूसरी तरफ कैरोलिन जॉय के घर जाकर अपनी बेटी नोरी से मिलती है। वो नोरी पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। और उसकी डांट सुनकर जॉय और नोरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं जिससे एक स्ट्रेंज स्पार्क पैदा होता है और उसी वक्त दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर में एनजी के पास जाता है लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। तभी वो अपने जख्म पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बारबी दिन भर की थकान के बाद अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से ही बारबी पर शक करने लगती है और इसी के साथ ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस सीरीज का ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम इस पर नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे।